It was not a means of my livelihood. It was for me pride, honor, patriotism. It was for me love for my country. You just cannot compare a corporate to working with the defense forces. I belong to Hindu, I belong to Muslim. एक टेरिटरी माइंडसेट नहीं होता है आर्म फोर्सेस के बंदे के अंदर. तो वर्दी छूट जाए लेकिन ये सारी चीजें नहीं छूटती हैं. Once a soldier जो कहते हैं always a soldier. मेरा माइंडसेट जो है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस, वो रेजिलियंस मुझे आया है आर्म फोर्सेस से. क्योंकि मैंने ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं हो सकता है. हम आप नहीं देख सकते हो. आपने डेड बॉडीज नहीं देखी होंगी इतने सारे. आपने अपने जवान को नहीं देखा होगा लाइफ और डेथ सिचुएशन फेस करते हुए. हमें ये भी सिखाया जाता है अगर हमारी फॉर्मल पार्टी है तो हमें क्या पहनना है, इनफॉर्मल पार्टी है तो क्या पहनना है, कॉकटेल पार्टी है तो क्या पहनना है. काफी माइन्यूटली हमारी ट्रेनिंग होती है. हमें डाइनिंग एटिकेट सिखाया जाता है. हमें कटलरी कैसे यूज करना है वो सिखाया जाता है. वाइनिंग एटिकेट हमें सिखाया जाता है. सो ये इसलिए होती है क्योंकि So hello everybody, welcome to one more episode of Pooja's Talk Show, and today we have guest with us. She is from defense. She is ex-naval officer, leadership coach and a great human being. So her name is Sadhna, Lieutenant Sadhna, और आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे and how the Navy has shaped her career and how the Navy helped her to become a leadership coach. So कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ and keep watching. Hello ma'am, how are you? Hi Pooja, hi. I'm fine. How are you? Yeah, I'm doing great ma'am. Thank you for asking. तो कैसा लग रहा है मैम आज पूजा टॉक शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है पूजा. Thank you so much. I was looking forward to this from a very long time. So thank you so much. It's a pleasure to be here with you. And in fact, I was so impressed with your talk show because all the people I had been following since my early, I will say, college days and my formative years, wherein I was kind of following these people and trying to develop myself. To name a few, Sabira Merchant, and a lot of other people who I follow, and it was incredible to be invited by you, Pooja, and I'm so honored. Thank you. थैंक यू सो मच मैम. आपका जो आप लोग अप्रिशिएट करते हो मुझे इनकरेज करता है एक इम्पॉसिबल टास्क को फिर से चेस करने का. It's my pleasure, through and through. Thank you, Pooja. और आई थिंक ये मेरा सेकेंड एपिसोड है एक आर्मी ऑफिसर के साथ, या फिर ये कह सकते हैं पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम डिफेंस. इससे पहले दीप्ति मैम को बुलाया था मैंने. शी वाज अ स्क्वाड्रन लीडर और आप नेवल ऑफिसर से हो. तो नेवी से मैं एक चीज कहना चाहूंगी. बचपन में मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी नेवी में जाऊं, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया. सो आज आपसे बात करके मुझे बहुत सारी चीजें पूछनी है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आज आपकी जर्नी के बारे में जानकर. I'm looking forward to it. Thank you. तो मैम स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से. जैसा कि ये एक कॉमन क्वेश्चन है, मैं जैसे सबसे पूछती हूँ कि आप नेवल ऑफिसर बने तो आप नेवल ऑफिसर ही बनना चाहते थे बचपन से, या आपका ड्रीम एस्पिरेशन गोल था, या फिर कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई या डेस्टिनी क्रिएट हुई और आप उस इंडस्ट्री में चले गए? और एज अ गर्ल कितना मुश्किल और कितना इजी था उस प्रोफेशन को चुन पाना इंडिया में खासकर? मतलब एक बायस होता है ना डिफेंस को लेके, गर्ल्स के लिए थोड़ा डर जाते हैं लोग. तो 2 क्वेश्चन है इसमें, तो मैम एक 1 by 1 आप आंसर कर सकते हो. पूजा, तो how I was attracted to Navy? Well, I was an NCC cadet. तो नेवी से नहीं, बट मेरा आर्मी को ज्वाइन करने का एक ड्रीम था, बिकॉज आई वाज इन आर्मी बीइंग एनसीसी कैडेट. सो नेचुरली मेरी रुझान आर्मी की तरफ थी. आर्मी का इंटरव्यू दिया. बहुत कम वैकेंसी थी उसमें. आई थिंक 3-4 वैकेंसीज या 5 वैकेंसीज.
And even though I was recommended, but शायद merit list में नाम नहीं आया, basically just because of the shortage of vacancies, and वो नहीं हो पाया. So nevertheless, again, the second time I tried for the Navy and it happened, and I'm glad it happened because be it Army, Navy or Air Force, the pride and honor of donning the uniform is something which cannot be matched with anything else. This is something you cannot buy, even though you could be the richest person in the world. But this opportunity and this pride, you just cannot buy. And I was lucky enough to be there. I was lucky enough to realize my dream of being in the uniform and serving the country. So yes, so it was all because of my exposure to NCC. And then coming to how easy or difficult it was. So 20 years back, it was not so easy. But if you are determined, if your loved ones, people who you are surrounded with, the most important people in your life, your parents, your mother, father, your siblings, if they are there to support you, I think you can achieve anything in life. So my parents were always there. My sisters, my younger sisters, they were all younger because I'm the eldest one. So they were all there, very encouraging and always supportive. So I could make it. That's it. And I never bothered about what the society is going to say. Society always undermined us. It still does in certain sections of the society. In fact, I will say things are changing drastically, but still we have the situation in certain sections of the society wherein women or girls are not allowed to choose a career for themselves. And you just can't even think of Army, Navy or Air Force because it's something which is not acceptable in many societies. The mindset is not there. So because people feel that it's men's world. So and it is not appropriate or whatever is their thinking. They just don't want their girls to be in the armed forces. However, I will say what it was 20 years ago and what it is today, there is huge difference, and huge difference in the way people think about girls and the way they are supporting girls. There is huge shift in the mindset, and that's really helping us do better in whatever field that we are able to choose for ourselves. And we are seeing that the country is also progressing because of this mindset shift which is there in the society. So answering your question, it was not very easy, but it was not very difficult also because I had my parents' support and I had that willpower and determination to achieve my dreams. That's the thing. Okay, that's great to hear, ma'am. So, ma'am, अगर possible हो तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं अगर आप comfortable हो, because हमारी audience जी generally हिंदी में समझते हैं, so that it will be easy for most of them to understand. बिल्कुल. तो मैम जैसे कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं तो ऑब्वियसली हम वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो कहते हैं, मतलब मेरे पापा खुद डिफेंस में थे तो मैं ये बहुत क्लोजली फील कर सकती हूँ. वो ऐसा बोलते थे कि ये मतलब इवन दो वो रिटायर हो चुके थे लेकिन कुछ आदतें थी उनकी, जो हैबिट्स थी, जो मतलब वो रोज फॉलो करते थे. एंड एक दिन मैंने उनसे पूछा कि अभी तो आप जॉब छोड़े आपको कितना दिन हो गया, आप अपनी डिफेंस लाइफ कितनी पीछे छोड़ के आए हो, वाई और फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स. तो उन्होंने बोला कि ये मेरी ब्लड का या फिर यू कैन से दैट कि मेरी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है.
अब शायद मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तभी ये मेरे साथ छूटेगी, अदरवाइज ये छूट नहीं सकती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वहां का जो एक टेन्योर होता है, वहां पे वो ऐसा क्या करते हैं कि वो एक पूरी जर्नी, वो एक यूनिफॉर्म एक इंसान को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। ऐसा कभी नहीं होता। मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है तो वो ऑफिस जाता है, काम करता है, वहां पे शायद जो भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है ही इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। एक्टर होता है, उसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि मीडिया से कैसे बात करनी, ऑल दोज थिंग्स, बट जब वो उस सर्किल को तोड़ता है तो वो एक डिफरेंट पर्सन होता है, या उस करियर को छोड़ देता है तो डिफरेंट पर्सन होता है। पर कहते हैं कि एक सोल्जर जो होता है वो दैट पर्सन इज ऑलवेज अ सोल्जर, वो वर्दी में हो या फिर ना हो, पर वो सोल्जर ही होता है। तो ये आपसे जानना चाहेंगे मैम कि एक यूनिफॉर्म किस तरह से ट्रांसफॉर्म करती है, और क्या वैसे तो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, लेकिन आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि किस तरह से मतलब वो एक चीज इनकलकेट हो जाती है इतनी डीपली इनसाइड, हर हैबिट वो इनकलकेट कर देते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ फिर भी वो सारी चीजें आपके साथ रहती हैं हमेशा। तो कैसे करते हैं वो, और किस तरह से आप ट्रांसफॉर्म हुए पहले की जो साधना थी यूनिफॉर्म पहनने से पहले, उसके बाद जब आप पूरे ट्रेंड हो गए, एक ऑफिसर बने, तो क्या डिफरेंस आपने महसूस किया अपने आप में? एक इंसान जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है, आर्म फोर्सेस इज अ वॉलंटियर सर्विस। इवन दो आप जाते हो, आपके लिए आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है ना। उसके बिना ऐसा नहीं है कि हर कोई जो चाहता है वो जाके ज्वाइन कर सकता है और ऑफिसर बन सकता है, ऐसा नहीं है। आपको प्रूव करना पड़ता है, बट आपको ही वहां तक वो जो पाथ है वो आपको चूज करना पड़ता है। सो ऐसा कोई भी इंसान जो जिसके अंदर पेट्रियोटिज्म नहीं हो, ठीक है, जिसके अंदर देश भक्ति की भावना ना हो। मुझे पता है बहुत लोग ये सुन के ये कहेंगे कि व्हाट रबिश, ऐसा कह सकते हैं, व्हाट रबिश है, it's just another just because you wanted a job or something. But let me tell you, I was a postgraduate in physics, और मैं नेवी ज्वाइन करने से पहले I was teaching in a school. I was teaching physics. So मेरे लिए and we all know physics or mathematics teachers, they really earn well because they have other avenues to earn really well. Apart from their career in school, they also have a lot of coaching classes and all that, and they are the best. They earn better than the rest of the teachers. So what I'm coming to say is that for me, it was not that. It was not a means of my livelihood. Okay, it was not that. It was just not that. It was for me pride, honor, prestige. It was for me patriotism. It was for me love for my country. It was for me having a higher purpose. Okay. So when you are in an organization, when you work for a corporate, you work for a corporate, and it is a small entity, okay? And I think you just cannot compare a corporate or any other working in any other organization to working in the defense with the defense forces for the country. It's a different thing altogether. You just cannot compare. So point number one that I'm making is that कि अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है, जोश नहीं है, तो आप बिल्कुल आर्म फोर्सेस में नहीं जा सकते हो। और अगर आप जाओगे भी तो आप ऐसे जल्दी से बोर हो जाओगे, आप बिल्कुल वहां सर्वाइव नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात वो है। दूसरी बात ये है, ऐसा कोई भी इंसान जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, ओके, जिसके अंदर पंक्चुअलिटी, टीम स्पिरिट नहीं है, वो इंसान आर्म फोर्सेस के लायक ही नहीं होता है। तो ये चीजें, डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, फर्स्ट नंबर वन है तो देशभक्ति की भावना, ठीक है।
your love for the country. Number 2 is discipline and team spirit. Okay, your ability to work in a team, your ability to work in a team to realize the team goal or the larger goal which is given to you, larger or bigger goal which is given to you. It may be safeguarding the safety, being part of safety and security of the nation through whatever task that you are given. जो भी आपको दिया गया है, चाहे आप एक एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे आप एक एटीसी ऑफिसर हो, चाहे आप एक लॉजिस्टिक ऑफिसर हो, आप जो भी काम कर रहे हो करते हैं डिफेंस में, वो आपकी कंट्री को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए होता है. तो अगर आपके अंदर ये नहीं है डिसिप्लिन और टीम वर्क, तो आप नहीं आगे बढ़ सकते हो. तो जब एक इंसान वर्दी छोड़ता है तो बिल्कुल उसकी वर्दी तो छूट जाती है, बट उसकी देशभक्ति की भावना कभी कम नहीं हो सकती और अग्रसर हो जाती है. और उसका डिसिप्लिन और उसके सेंस ऑफ बिलोंगिंग, larger belongingness, not that okay I belong to this state. तो जो टेरिटरी माइंडसेट है ना, वो नहीं होता है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कि I belong to this state, I belong to this community, I belong to Hindu, I belong to Muslim. ये बिल्कुल नहीं होता है. We are all, even though we are all living in a democratic country, and we all have right to choose our whatever religion and whatever way of living, but एक टेरिटरी माइंडसेट नहीं होता है आर्म्ड फोर्सेस के बंदे के अंदर. तो ये सबसे बड़ी चीज होती है. तो वर्दी छूट जाए लेकिन ये सारी चीजें नहीं छूटती हैं. तो यही है कि वंस अ सोल्जर जो कहते हैं, ऑलवेज अ सोल्जर. यही है जो आपके हर एक खून के हर एक कतरे में ये समाया हुआ है. देश के प्रति प्यार और डिसिप्लिन और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या टीम स्पिरिट इसको कह लीजिए. तो यही है, बस यही बदलता नहीं है, बाकी सब बदल जाता है, समय बदल जाता है, आपका समय खत्म हो जाता है और नौजवान आते हैं, नई पीढ़ी आती है. बट आप तो अभी भी मैं जब देखती हूँ कि कोई भी एंटी नेशनल कमेंट्स पास करता है या एंटी नेशनल वीडियोस में देखती हूँ, तो मुझे अंदर से साइकोलॉजिकली मेरा सोल्जर जाग उठता है और मेरा मन करता है कि मैं इस चीज से फाइट करूँ. तो कई बार मैं करती हूँ, मैं ऐसे कमेंट लिखती हूँ जो जस्ट टू फाइट आउट दैट एंटी नेशनलिज्म. कई बार मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो मैं नहीं भी करती हूँ. बट इट इज दैट पेट्रियट जो देश मेरा हमेशा मेरे अंदर रहता है. That's what. Wow, nice answer, ma'am. Thank you for answering this beautiful question. And ये बात तो है कि वर्दी पहले तो डिजर्व करनी होती है, लेकिन सबसे पहले कि आपकी सोच, आपकी विजन कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है. तो सबसे पहले डिफेंस की किसी भी सर्विसेज में जाने से पहले हमें मतलब कि पहले तो खुद पे बिलीव होना चाहिए, और दूसरा जो आपने बोला सबसे जरूरी चीज कि हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छी भावना होनी चाहिए, पेट्रियोटिज्म होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, और वो थोड़ी हाई लेवल वाली होनी चाहिए. क्योंकि कहते हैं कि कोई भी जॉब हम दुनिया में करते हैं, इट्स अ जॉब, पर जब हम डिफेंस में काम करते हैं, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस. जो नेशन की हम सर्विस करते हैं, तो किसी और जॉब में ऐसा हो सकता है कि वहां पे आप नो बोल सकें, या फिर आप कहें कि नहीं यार आज मूड नहीं कर रहा है, काम नहीं करना है. पर डिफेंस में आप एक आप कह सकते हैं ओथ लेते हैं या एक प्रतिज्ञा लेते हैं. इवन दो डॉक्टर्स भी लेते हैं, इवन दो करते हैं, पर वो सारी चीजें शायद वो भूल जाते हैं. वहां पे ऑप्शन होता है कि आप अपनी ड्यूटी से पीछे हट जाएं, लेकिन डिफेंस ही एक ऐसी इंडस्ट्री कह सकते हैं या फिर एक ऐसा फील्ड कह सकते हैं
कि जहाँ पे आप नो नहीं बोल सकते। आप एक बार एंटर हुए हैं तो आपको अपना काम पूरी शिद्दत से करना है, पूरी ताकत लगा के करना है। तो ये एक चीज है जो शायद कहते हैं कि डिफेंस पर्सन जो कमिटमेंट करता है वो उसे पूरा करता है, राइट? तो शायद ये एक चीज है जो उन्हें सिखाई जाती है और लोगों में होती है, तभी शायद वो वहां तक पहुंच पाते हैं। और मेरा भी ड्रीम था कभी, लेकिन ये नहीं हो पाया। बट आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माई फादर रिगार्डिंग दिस। सो मैम, आप नेवी में थे, आपने बहुत सारी चीजें डेफिनेटली सीखी होंगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा साइकोलॉजिकली और फिजिकली, इमोशनली, और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आउटर लेवल पे भी हुए होंगे। तो हमारी ऑडियंस को क्या बता सकते हो कि कौन सी ऐसी दो लाइफ चेंजिंग स्किल्स आपने सीखी जो आज भी आप कोचिंग इंडस्ट्री में हो, आप कोच करते हो लोगों को, और भी बहुत सारी चीजें आप करते रहते हैं। तो कैसे वो दो स्किल्स जो आपने उस समय वहां पे सीखी थी वो आज भी आपके काम आती है, और वो कौन सी है दो स्किल्स है? पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होगा, बट कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला है, resilience and confidence to face anything, any tough situation, come what may. Nothing can crush your spirit, okay, of enthusiasm for life. I think that's something which I have learned. I was a very adventurous person. I am a very adventurous person, and मैंने अपने फियर्स को फेस किया है बाहर रह के, आर्म फोर्सेस में रह के। मैंने स्काई डाइविंग की है, मैंने सी स्विमिंग की है, मैंने अभी हाल ही में पिछले साल मैंने स्कूबा डाइविंग भी किया। तो ये जो जज्बा है ये मेरे अंदर आया है कि कोई भी सिचुएशन मैं फेस कर सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ अगर मैंने ठान लिया। और बस मैंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे ये करना है, और मैंने सही तरीका सीख लिया। जब सबसे पहले माइंड से शुरू होता है, माइंडसेट के मुझे करना है ना, आई विल डू इट, ओके। जब आप माइंडसेट आपका सही है ना, तो आप स्किल सेट आपको सीखने में कोई देर नहीं लगती है। आप बहुत ही इंथुजियास्टिकली उसे सीखते हो, बहुत जल्दी सीखते हो और सक्सेसफुल हो जाते हो। तो माइंडसेट सबसे पहले। तो मेरा माइंडसेट जो है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस, वो रेजिलियंस मुझे आया है आर्म फोर्सेस से, क्योंकि मैंने ऐसे सिचुएशंस देखे हैं जो नॉर्मल सिनेरियो में नहीं हो सकता है। आप नहीं देख सकते हो। आपने डेड बॉडीज नहीं देखी होंगी इतने सारे, आपने अपने जवान को नहीं देखा होगा लाइफ और डेथ सिचुएशन फेस करते हुए। आपने ऐसे सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस देखे हैं, अनसर्टेन सिचुएशंस देखे हैं जो नॉर्मल सिनेरियो में बहुत ही मुश्किल होता है। एक किसी भी और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए कोई भी सिचुएशन आ जाए, I have that confidence that yes, we will find some answer to it. We will come out with some solution. So एक confidence होता है problem solving, problem solve करने का। ये हो गया कॉन्फिडेंस की बात। नंबर 2 है कि एक और चीज है कि कई बार आपको चीजें आती नहीं है, बट मैंने ये आर्म फोर्सेस से सीखा है कि कोई बात नहीं अगर आपको नहीं आता है, बट आप जस्ट get up, dress up, and show up. That's it. That's all you have to do. Get up, have that. Even if you don't know things, just get up. Just have that confidence. Yes, whatever it will be, I will face it. Dress up. आपका यूनिफॉर्म है, कुछ भी है, अच्छे से आप अपने आप को ड्रेस अप करो, जैसे आप सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को कैसे ड्रेस अप करना है। Power dress up and how to present themselves and all that you teach. So that is important. You have to dress up and dress up so that you feel good, you feel nice about yourself, and show up. Just show up wherever it is. Okay, in the right time, of course. In time, show up, and the rest of the things will just happen. So ये 2 चीजें मैंने सीखी हैं. Never say die attitude. Get up, dress up, and show up. That's it.
Thank you for sharing, ma'am. It was amazing. Like एक confidence and दूसरा dress up and show up, very nice. और एक never give up attitude. तो मैम लाइक आपने क्योंकि आप डिफेंस में थे, आप आप वहां गए, आपने बहुत सारी चीजें सीखी, सिचुएशंस ने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई। पर हमारे आसपास जो विमेन्स हैं, मतलब इवन दो वर्किंग भी हैं, इवन दो एजुकेटेड भी हैं, लेकिन मैं ऐसा फील कर पाती हूँ कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा फियर होता है। पता नहीं किस चीज का फियर। हमें कुछ नया करना होता है तो हम डर जाते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए, या फिर हमें कुछ एक्शन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ या फिर हमारे आसपास, हम उस पे एक्शन नहीं ले पाते हैं, ये सोच के कि अगर हमने इस पे एक्शन लिया तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, या फिर कुछ भी मतलब हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं पर एक फियर होता है, एक वो विक्टिम एटीट्यूड कहते हैं, अरे हम तो लड़कियां हैं, हम क्या ही कर सकते हैं ना, ऐसा एक नॉर्मल जो हमारे आसपास है एनवायरनमेंट उसमें होता है। कितना भी हम एजुकेटेड हो जाएं, कितना भी, लेकिन एक फियर, अब मुझे नहीं पता कि ये फियर कौन डालता है हमारे माइंड में, मतलब सोसाइटी डालती है या हमारे पेरेंट्स डालते हैं हमें बचपन से ये बता बता के कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ऐसा ही बिहेव करना चाहिए, तुम्हें ऐसे डर के रहना चाहिए। मतलब एक जो फियरलेस एटीट्यूड एक सोल्जर का होता है, क्योंकि सोल्जर होता है, फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है, राइट। तो वैसा एटीट्यूड एक वुमेन को अगर लाना है अपने अंदर तो वो कैसे फियरलेस हो सकती है, क्योंकि जब तक आप फियरलेस नहीं होगे आप फुल पोटेंशियल तक नहीं जा सकते हो अपने, ये मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे मैम? So आप पूछ रहे हो how to face fear, right? Yes. Yeah. So fear is an emotion which has been gifted to us by God. अगर ये इमोशन नाजायज होता या फिर इररेलेवेंट होता, वैलिड नहीं होता, जैसे भी आप इसको समझ लें, अगर नहीं होता तो ये होता ही नहीं, हमारे बॉडी में आता ही नहीं, हमारे अंदर आता ही नहीं। बट ये इमोशन हमें दिया गया है, इसलिए दिया है सो दैट यू प्रिपेयर फॉर व्हाट इज अनसीन, जो अनफेमिलियर, जो आप नहीं देखा है कभी आपने, जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, कभी महसूस नहीं किया है आपने, और वो आपको डर बिठा रहा है। तो आपको बस ये एक इंडिकेशन है कि जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, prepare your mind, your mindset, just be open. And if there is something wherein there is actually some preparation required, for example, skydiving से पहले, it's an extreme adventure, skydiving से पहले आप prepare करते हो, preparation, तो preparation से mental नहीं है, physical preparation भी होती है, your fitness. So सुबह उठ के 5:30 हमें दौड़ाया जाता था on all those physical activities, and हम खुद अपने पैराशूट वगैरह भी पैक करते थे, फोल्ड करते थे। तो एक और हर चीज के बारे में जानना कि कैसे जब हम जंप करेंगे उसके बाद हम कैसे अपना पैराशूट ओपन करेंगे, कैसे मनोवर करेंगे, कैसे नेविगेट करेंगे, अगर मेन पैराशूट नहीं खुला तो फिर क्या होगा, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स अगर हम प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वी विल लूज आवर लाइफ। ओके, तो फियर इज एन इंडिकेशन कि जस्ट गो एंड प्रिपेयर व्हाटएवर इट इज देयर फॉर यू टू नो, all those important things for you to know to perform the task in the best possible way। जैसा भी आप टास्क अच्छे से अच्छे तरीके से आपको करना है, उसके लिए आपको हर चीज जानना और सीखना बहुत जरूरी है। फियर आपको वही बताता है। अगर आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी नहीं करते तो आपकी फियर का जो लेवल है बहुत हाई होता है, आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती है। नॉर्मल सिनेरियो में कुछ अजीब लोग भी होते हैं जिनको कोई एंजाइटी नहीं होती, कोई फील नहीं होता, बिकॉज फॉर देम इट डजंट मैटर। बट नॉर्मल कॉमन पर्सन, नॉर्मल एवरेज, जनरली most of us have the fear, and so the best way to use the fear is to just accept it and learn from it. Be prepared for what is there
टू कम। जो भी आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो किसी जानकारी को लेकर हो, जो भी आ रहा है उसके बारे में, क्या कोई ट्रेनिंग हो, फिजिकल ट्रेनिंग हो, किसी भी तरीके का प्रिपरेशन है वो आप कर लीजिए, तो आपका फियर जो है वो कम हो जाएगा। सो इसी तरीके से आपको फियर से डील करना है, बिकॉज जितने भी लोग, फियर सबके अंदर होता है, ठीक है, लेकिन जो जीतता है ना, तो कई बार मैं जंप करती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, है ना, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी जंप से पहले डर नहीं लगा है, बहुत डर लगा है। डिस्पाइट दैट डर मैंने छलांग लगाई है एयरक्राफ्ट से, 10,000 12,000 फीट से मैंने छलांग लगाया है, ठीक है, लेकिन जब छलांग लगा ली तो आई नो कि नाउ अब डरने से कुछ नहीं होगा, नाउ आई हैव टू टेक एक्शन, सो आई नो आई हैव टू टेक एक्शन, नाउ आई विल गेट इनटू दैट एक्शन मोड। तो जीत उसी की होती है। मेरे जंप्स ऐसे ही कंप्लीट हुए, टच वुड विदाउट एनी हार्म, विदाउट एनी स्क्रैच, ऐसे ही मैंने कंप्लीट किए, क्योंकि मैं एक्शन मोड में थी। फियर के बावजूद मैं जंप करके फिर आई यूज्ड टू टेक एक्शन, आई यूज्ड टू बी माइंडफुल, और जो भी था मेंटल प्रिपरेशन पहले से किया होता है, और सारा कुछ प्रिपेयर किया होता है, ड्रिल किया होता है, सब चीज के बारे में जानकारी होती है, तो आप फेल नहीं होते फिर। तो वही होता है कि फियर सबके अंदर होता है, बस फियर के आगे आप छलांग मार लीजिए, ठीक है, विद ऑल योर प्रिपरेशन, आप कभी फेल नहीं होगे। दैट्स इट। राइट। और इसी के रिलेटेड एक एड भी आता है, आप सबको मैं बोलूंगी तो याद आ जाएगा कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर के आगे जीत है। तो वही मैम कहना चाह रही है, डर के आगे जीत है। तो डर सबको लगता है और ये नॉर्मल इमोशन है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक इंसान बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया तो उसे डर नहीं लगता, एक इंसान बहुत सक्सेस हो गया तो उसे डर नहीं लगता, एक इंसान स्टेज पे बहुत अच्छा बोल रहा है तो उसे स्टेज पे जाते हुए डर नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी उसको भी डर लगता है। तो डर सबको लगता है एंड इट्स अ नॉर्मल इमोशन। और आप जैसा मैम ने कहा कि आप सही प्रिपरेशन करके अच्छे से जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आप उस डर को कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। प्रिपेयर होने के बाद आपका जो परसेंटेज है डर लगने का वो थोड़ा कम हो जाएगा, आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि आप कर सकते हैं ये। तो ये एक बहुत अच्छी चीज बताई मैम ने, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अब मैं अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको पूछूंगी मैम। जैसे कि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और जब हम बात करते हैं उनसे, जनरली प्रोफेशनल्स से बात करती हूँ मैं, तो वो बोलते हैं कि मैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग करता हूँ, फार्मा वाले बोलेंगे मैं लैब में काम करता हूँ। हमें ये डाइनिंग के बारे में, अच्छे से खाना क्यों पता होना चाहिए, या फिर अच्छे से कपड़े पहनना क्यों पता होना चाहिए। लाइक कपड़े की बात अगर हम करते हैं, अप्रोप्रिएट क्लोथिंग की अगर हम बात करते हैं, तो उन्हें लगता है कि कपड़ा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फैशन। वो फैशन से कनेक्ट कर देते हैं कि अरे हमारी इंडस्ट्री फैशन वाली नहीं है, हम कुछ भी पहन के चले जाते हैं, सब सही रहता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा काम, सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा क्रिटिकल जॉब अगर कोई है तो शायद वो डिफेंस वाले ही करते हैं। उनसे ज्यादा प्रेशर और उनसे ज्यादा सिचुएशनल शिफ्ट जो होती है अचानक से, क्योंकि एक जिंदगी को लेके चलते हैं वो, उनका एक डिसीजन उनके सोल्जर को खत्म कर सकता है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसा शायद कहीं भी नहीं होता। लेकिन फिर भी मतलब सबको पता है कि एक सोल्जर को युद्ध में जाना है, वहां फाइट करना है, लेकिन फिर भी एक सोल्जर को डाइनिंग एटिकेट सिखाया जाता है। जैसा आपने बोला कि आप जब यूनिफॉर्म पहनते हो, तो जब एक सोल्जर यूनिफॉर्म पहनता है तो उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट होती है, एक अलग सी फीलिंग आती है। मैंने कभी नहीं पहनी बट मैं ऐसा फील कर सकती हूँ कि वो एक एक अलग सी फीलिंग आती है, वो साइकोलॉजिकली मतलब इम्पैक्ट करता है शायद। और ये सारी चीजें मतलब हर चीज सिखाई जाती है, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही तरीके से सिखाई जाती है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब
क्यों ऐसा है? मतलब कि जैसा लोग कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं, हम तो टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, तो अगर देखा जाए तो सोल्जर जो होता है उसकी फील्ड तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है, उसके पास बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये सारी चीजें होने के बावजूद डिफेंस में ये सारी चीजें मैंडेटरी होती हैं ट्रेनिंग के दौरान, और जब तक आप उसे प्रोफिशिएंट ना कर लें तो आई थिंक और सारी चीजों की तरह भी उसमें भी कुछ मार्क्स वगैरह मिलते हैं, और वो सारी चीजें भी एड ऑन होती हैं आपके पूरे ट्रेनिंग टेन्योर में और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मैम, एज अ सोल्जर आप बताइए कि ये सारी चीजें किस तरह इम्पैक्ट करती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस प्रोफेशन में हैं, पर ये जानना, ये सीखना क्यों जरूरी है? बिल्कुल। सो पूजा, ऐसा है कि हम पूरी दुनिया में हम सभी लोग अलग अलग तरीके के लैंग्वेज यूज करते हैं, अलग अलग हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, है ना। कोई हाथ मिला के हेलो करता है, कोई नमस्ते करता है, कोई गले लगाता है, कोई किस करता है ना। एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। सो क्या होता है कि जब हम यूनिफॉर्म में होते हैं तो हमें एक फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन ऑफिसर हमें ये सिखाया जाता है कि आपको ड्रेसअप कैसे करना है। हमारे हर एक ओकेजन के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होते हैं। ओके, हमें ये भी सिखाया जाता है अगर हमारी फॉर्मल पार्टी है तो हमें क्या पहनना है, इनफॉर्मल पार्टी है तो क्या पहनना है, कॉकटेल पार्टी है तो क्या पहनना है, हमें ये भी बताया जाता है। तो जैसा आपने कहा कि काफी माइन्यूटली हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें डाइनिंग एटिकेट सिखाया जाता है, हमें कटलरी कैसे यूज करना है वो सिखाया जाता है, क्रॉकरी कटलरी कैसे प्लेस होता है, कैसे होता है, वाइनिंग एटिकेट हमें सिखाया जाता है। तो काफी सारी ट्रेनिंग होती है। सो ये इसलिए होती है क्योंकि अगर आप एज एन ऑफिसर आप पॉलिश नहीं होंगे तो it is like you have to be polished, to create a better impact. And अगर आप मान लो आपका मंडे टू वेडनेसडे यूनिफॉर्म होता है, और अगर आप उस यूनिफॉर्म को अच्छे से पहनकर ना जाओ, आप वो वेल आयरन नहीं है, ओके, क्लीन नहीं है, वेल आयरन नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा, और आप जब बोलेंगे तो आप वो कमांड आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यू आर सपोज टू बी एन एग्जाम्पल। ठीक है, अपनी यूनिफॉर्म पहन के अपने जवान को नहीं कह सकते हो कि आप आपका यूनिफॉर्म धुला क्यों नहीं है, आपका यूनिफॉर्म आयरन क्यों नहीं है, क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स योर प्राइड, ठीक है, इन योर जॉब। इट रिफ्लेक्ट्स your well-being as well, mental hygiene, your hygiene, basic hygiene, and also your mental your motivation, I will say. How motivated are you? So being well dressed, even though it is in uniform, it reflects your attitude and motivation. Okay, your leadership too. So if you are not able to groom yourself, if you are not able to present yourself in an appropriate way, in a very impressive way, then certainly you won't be able to command. So that's my take on it. It's very important. अगर मैं अभी यहाँ पे नाइट सूट में बैठ जाऊँ आके ये इंटरव्यू में, so I'm sure many people will not take it so seriously, whatever I'm saying. The impact will come down. But see, I'm dressed, whatever little makeup that I have on my face, lipstick, and I've groomed my hair, so I'm wearing reasonably okay dress so that I don't appear shabby, so that people are willing to listen. Okay, and it is also befitting my position, okay, as an officer, because I'm always taught to dress up well, and so I always pay attention to this aspect of my life, and not only myself. Every officer you will see that they will always present themselves in a very impressive manner. Okay,
So that's very important, because if you have to command respect in society, if you have to influence the people around you, you have to present yourself. You have to, first of all, show the best version of yourself to the world. Only then can you command respect. Only then can you lead the other people. Only then can you show the way to other people. So it is a reflection of your self-esteem. It is a reflection of your confidence in yourself. And if that is lacking, then you won't be an impactful leader. So सिर्फ intention नहीं, impact भी चाहिए होता है लीडर को इफेक्टिव होने के लिए, और उसके लिए अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है. That's the thing. जो आप कह रहे हो, I think I've answered the question. यस मैम, यू हैव ब्यूटीफुली आंसर्ड. और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करेगा जो अभी सुन रहे हैं या फिर जो बाद में सुनेंगे. एंड मुझे इस तरह के क्वेश्चंस फिर से सुनने नहीं मिलेंगे, आई गेस. सो थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अमेजिंग सेशन. और एक और इसमें ट्विस्ट है जो मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये सरप्राइज होता है, और वो है रैपिड फायर राउंड. इसके बारे में हम नहीं बताते, सरप्राइज होता है. सो आई एम सॉरी फॉर दैट. तो हम रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, और आपको 5 सेकेंड्स के अंदर आंसर देना होगा, और अगर आप नहीं दे पाओगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाएंगे. Sure. ओके, सो मैम आप रेडी हो? Yes, I'm excited. ओके. सो आपको क्या पसंद है मैम, टेक्सटिंग या टॉकिंग? It depends on the situation, but I love talking. It depends on. ओके. आपका फेवरेट डे कौन सा है वीक में? My favorite day is of course weekend, Saturday, Sunday, when I'm able to have all my family together, when I can relax with them, watch movie or whatever, we can do some fun activity. So that's my favorite day. ओके. आपको कितना टाइम लगता है रेडी होने में? मुझे बहुत कम समय लगता है. हमारे एकेडमी में पट्टी परेड हुआ करता था, तो आई यूज्ड टू बी वन ऑफ the first few, like within first 3 or first 5, जो वहाँ पे जो भी यूनिफॉर्म में आपको पहुंचना होता है, आप उस यूनिफॉर्म में मैं पहुंच जाती थी. तो मुझे तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता. ये जो मैं तैयार हुई हूँ कोम करके और थोड़ा सा बेसिक लिपस्टिक एंड ऑल दैट, is within 10 minutes. Whatever I have to change and all that, whatever is 10 minutes. So I don't take. This is the plus point, armed forces की ये भी बहुत काम आती है कि आप बहुत कम समय में आप तैयार हो सकते हो. राइट. सो मैम, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो पहली बार, तो ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे पहले आप उसमें नोटिस करते हो? So सबसे पहले मैं उसके I look into the eyes of the person. I look at the smile. Okay, I see the energy level of the person. And उसके बाद I notice what they're wearing. Okay, so for me it's the emotions that the person is holding in the eyes, the smile that the person carries, and of course the overall energy of the person. This is what I see. Earlier it was different, but now it's this. I see energy of the person, or I also keep a watch as to when I'm meeting people, what is the kind of energy I am carrying. I hope I'm not carrying that energy of that some negative thought that has come in my mind, and I don't want to give in to that particular negative thought, and I want to just keep a check, and I want to have that high vibrational energy so that I'm more impactful to the person who's standing in front of me or the group of people around me. So energy is very important. Apart from now looking good and having nice clean and suitable attire. ओके. तो मैम, आपने सबसे पहले मेरे में क्या ऑब्जर्व किया? आज हाँ, आज. Smile. Okay. I saw your smile. I saw your expression, your energy. You were excited, and then I saw what you're wearing, how you combed your hair,
and all that. And I see that because you're an image consultant, you pay extra attention to how you present yourself, and of course now when you are an image consultant, you have to lead by example, right? Yes. How will people come to you? How will Yeah, thank you so much, ma'am. yes. ओके सो अगर आपको टाइम में पीछे जाना पड़े, अगर या मौका मिलता है आपको, तो आप कौन से टाइम में या किस टाइम में वापस जाना चाहोगे? अगर मुझे वापस जाना पड़े तो मैं आई थिंक मैं दोबारा यूनिफॉर्म में जाना चाहूंगी और उस फेज को दोबारा जीना चाहूंगी. ट्रस्ट मी. ओके, ट्रस्ट मी, मुझे हर सोल्जर से यही जवाब मिलता है, और दीप्ति मैम से भी मैंने पूछा था तो उन्होंने यही जवाब दिया था. ओ माय गॉड, इट्स अ नाइस आंसर. यू नो व्हाट, काश मैं भी वो दिन देख पाती. मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया, मुझे लगता है कि मैं फिर से जाऊं और अच्छा काम करूं और शाइन करूं, मतलब बहुत अच्छा, बहुत इम्पैक्टफुल बनूं, और इस तरीके का ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म में ही जाऊं. इट्स लाइक दैट. ओके, ग्रेट. तो मैम, आपके मेंटर या गुरु कौन है? मेरे कई सारे मेंटोर हैं. मेरे ऑनलाइन मेंटोर्स हैं जो वन ऑन वन, जैसे मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बट जो मेरे वैसे स्क्रीन पे मेरे मेंटोर रह चुके हैं ऑनलाइन सेशंस में. मेरे मेंटोर हैं लिसा निकल्स, मेरे मेंटोर हैं. ब्रिगेडियर सुशील भसीन, इज इनटू कोचिंग एंड मेंटरिंग. ही इज माय मेंटोर. उन्होंने मुझसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत कुछ सिखाया है. और भी मेरे कई सारे मेंटोर्स हैं. सबीरा मर्चेंट इज वन ऑफ माय मेंटोर्स. कम्युनिकेशन स्किल और ये सारी चीजें बहुत सीखा है. शिव खेरा, ये बहुत पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी थी. तो जिनकी आप किताब पढ़ते हो ना, जैसे रॉबिन शर्मा, शिव खेरा, ये सारे कुछ इनिशियल मेरे इयर्स में, ये मेरे व्हाट कैन आई से, माय मेंटोर्स इन एब्सेंशिया, आई विल से, कि वो मेरे सामने साक्षात नहीं रहे, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. तो ये कई सारे मेंटोर्स हैं, बट प्राइमरीली जिनका मैंने 2-3 लोगों का नाम लिया, वो मेरे मेंटोर हैं. अभी मैं एक और, so I have another new mentor who I am learning a great deal. I am a student of personality, I'm very interested, very intrigued about personalities, and because of that, I learn a lot about personalities, different personalities. Psychology is a favorite subject, and I'm now doing psychometric analysis, so that I can in future help my clients and be of help to humanity through my analysis, psychometric analysis, so that I can tell them as to what their strengths and weaknesses are, what kind of career will be suitable for them, or if they have some problems, why do they have some problems. So apart from my life coaching skills, I will also be using these psychometric skills that I'm presently going through. That's nice. That's amazing. As mentors. So मैम, लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई डायरेक्टर आपकी पूरी लाइफ स्टोरी पे एक मूवी बनाना चाहता है, तो आपको क्या लगता है कि आपका रोल किस एक्टर को करना चाहिए? किस एक्टर को? First of all, किस एक्टर को? Okay, let's see. I think it should be. I would love for her to play my role. It would be Kangana Ranaut, or it could be Lara Dutta. Okay. Any specific reason? See, Kangana Ranaut, because she's a feminist, and I love her confidence and the way she's come up in life. She's a self-made woman. I love that fact, and I think to a certain extent, my life has been also like that. And Lara Dutta, because ever since I was in my college, I was really inspired by her. The way she used to speak,
and certain people always used to compliment me and say that you look like Lara Datta, and so that's the reason. Okay. So thank you so much, ma'am. It was amazing session. मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला और I hope audience को भी बहुत पसंद आया होगा. तो any feedback for me और मेरे शो के लिए, so please ma'am आप बता सकते हो so that we can work on that. Certainly, and I believe I have lots of appreciation for you, Pooja. You're doing a wonderful job, and I can only see you growing. Okay, I can only see bright future for you if you continue doing your job this way, the way you're doing right now. Okay, and for the rest, we will get in touch. I will get in touch with you. Okay. सो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा एपिसोड? आई होप आपको पसंद आया होगा. हमारे और भी एपिसोड हैं जो हमने आर्मी ऑफिसर्स के साथ किए हुए हैं. यू मस्ट वॉच. और अब आपको 2 काम करने हैं. एक, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब इट. एंड अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड आपके किसी दोस्त की हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ शेयर, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा और आप और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.